प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आपको पता है, जब कोई व्यक्ति अंधा होता है, जब कोई व्यक्ति अंधा होता है ना, अगर वो बचपन से ही अंधा है या कुछ वर्षों से अंधा है, तो उसका साथी कौन होता है? एक अंधा व्यक्ति किसके सहारे चलता है? किसके? लाठी के, छड़ी के सहारे चलता है। उसके बिना अंधा व्यक्ति नहीं चल सकता, क्योंकि छड़ी आगे आगे चलती है और पीछे पीछे वो चलता है। अगर कुछ आगे हो तो छड़ी बता देती है आगे कोई ठोकर है, तो वो संभल जाता है और उसके अनुसार से अपनी दिशा बदल देता है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई, अगर उस व्यक्ति के आंखों का ऑपरेशन हो जाए, आज का हमारा चिकित्सा विज्ञान बहुत विकसित हो गया है, अगर उसके आंखों का ऑपरेशन हो जाए, अगर कोई दानी, अगर कोई डोनर उसको आंखें अपनी दे दे, जैसे आई डोनेशन कैंप्स लगते हैं, आई डोनेशंस में लोग दान देते हैं, मरने के बाद अपनी आंखें दान कर देते हैं। अगर किसी डोनर के माध्यम से उस व्यक्ति को आंखें अगर मिल जाएंगी और उसकी आंखों का ठीक से ऑपरेशन हो जाएगा, और जब उसकी आंखों की पट्टी खुलेगी और उसकी आंखें जब देखने लगेगी, जब दोनों आंखें उसकी देखने लगेंगी, तो पता है वो व्यक्ति जब बिस्तर से उठता है और चलने लगता है, तो सबसे पहले साथ किसका छोड़ देता है? लाठी का साथ छोड़ देता है। उस छड़ी का साथ सबसे पहले वो छोड़ता है। उसको याद भी नहीं आती है कि इसी छड़ी ने मुझे चलाया था वर्षों तक। लेकिन जैसे ही वो अपने पैरों पे, अपनी आंखों से देखने लगता है, अपने पैरों पे चलने लगता है, सबसे पहले छड़ी से ही रिश्ता नाता तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अब आंखें मिल गई, अब तुम्हारी क्या जरूरत है? एक बार पलट कर वो धन्यवाद भी नहीं बोलता उसको कि तुम्हारे कारण से मुझे इतना सहारा मिला। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान का मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। जब तक इंसान को किसी की जरूरत पड़ती है तब तक उसका साथ चलता है। जिस दिन जरूरत, वो मौका निकल जाता है, वो इतना स्वार्थी होता है कि जिसने उसकी सबसे ज्यादा मदद की उसी को वो भूल जाता है। लगभग 800 से लेकर 1000 वर्षों तक हम लोग गुलाम रहे, हमारे पूर्वज गुलाम रहे हैं। गुलामी में हमारी जन्मीनें तबाह हो गई, हमारे लोग मर गए, आजादी मिल गई। 1947 15 अगस्त को आजादी मिल गई, लेकिन आज भारत में बहुत लोग ऐसे हैं जो आजादी के दिन, इस 15 अगस्त की आजादी के दिन, वो राष्ट्र को, उन बलिदानियों को, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद नहीं करते। या तो वो वीडियो गेम खेलते हैं, या क्रिकेट देखते हैं, या फिल्म देखते हैं, या फिर कहते हैं आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो छुट्टी मनाना है। यानी व्यक्ति जो उस स्वतंत्रता रूपी छड़ी के सहारे आज आजादी का जीवन जी रहा है, सबसे पहले उसने उसी को छोड़ दिया। क्या आप अपनी आजादी को छोड़ने के लिए तैयार हो? इसकी कीमत छोड़ने के लिए तैयार हो? अगर आप भी अपनी कीमत, इस राष्ट्र की आजादी की कीमत अगर आप भुला रहे हो, यानी आप भी उस अंधे व्यक्ति की तरह हो, आंख मिल जाने के बाद जो छड़ी को छोड़ देता है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को स्वार्थी कहते हैं, ऐसे लोगों को बेवफा कहते हैं, ऐसे लोगों को मौका परस्त कहते हैं, ऐसे लोगों को मतलबी कहते हैं। आजादी को पाए हुए 75 वर्ष गुजर चुके हैं। जो बच्चे उस वक्त 15 अगस्त के दिन जन्म लिए होंगे, आज वो बुजुर्ग हो गए होंगे। ये 15 अगस्त एक ऐसा सुनहरा दिन है। मैं देख रहा था, आपकी प्रभात फेरी निकल रही थी, आप सभी कतार में जा रहे थे, हाथ में तिरंगा लहरा रहे थे। अच्छा लगता है। आज के दिन बच्चे सेल्फी भी लेते हैं तिरंगे के साथ, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट करते हैं, दिखाते हैं कि देखो आज हम तिरंगे के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि इस तिरंगे को पाने के लिए कितनी कुर्बानियां, कितनी कीमत, कितनी जानें गंवानी पड़ी है हमारे पूर्वजों को।
भारत के रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 6.5 लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो पेपर में हैं, ऑन पेपर, यानी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 6.5 लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को गोली मार दी गई या फांसी दे दी गई या तोप के मुंह में बांधकर उड़ाया गया या काले पानी की सजा दे दी गई या घोड़ों के साथ उनको बांधकर जमीन पे घसीटा गया, पूरी शरीर की चमड़ियां उतर गई। ऐसे बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में पुरुष और स्त्री दोनों थे जो तिरंगा को फहराने के लिए, तिरंगा को हाथ में लेकर खड़े और सीधा रखने के लिए सीने पे गोलियां खाई है उन्होंने। याद रखो बच्चों, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र इस धरती पे, इस दुनिया में, चाहे कितना भी शक्तिशाली राष्ट्र हो, प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक पुलिस वाला या प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक आर्मी वाला खड़ी नहीं कर सकता। कोई भी देश, कोई भी देश के पास इतनी शक्ति नहीं है। यानी किसी भी देश को अगर सुरक्षित रखना है तो पुलिस प्रशासन और आर्मी से भी ज्यादा जिम्मेदारी हमारे ऊपर बसती है, क्योंकि हम आम नागरिक हैं, आम जनता है। इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन इजराइल में कानून है कि प्रत्येक लड़का या प्रत्येक लड़की कम से कम 3 वर्ष अपनी देश की सेना में कार्य करेंगे और राष्ट्र की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। 3 वर्ष आर्मी में भर्ती होकर, वहां की लड़कियां भी फौज में भर्ती होती है, वहां के लड़के भी फौज में भर्ती होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को, नौजवान को फौजी ट्रेनिंग्स दी जाती है। क्यों? क्योंकि फौजी ट्रेनिंग अगर आप लड़कियों को मिले, आप सभी भाइयों को मिले, तो क्या जब आपके घर में चोर आएंगे तो किसी पुलिस वाले को बुलाने की जरूरत पड़ेगी? आप चलती हुई सड़कों पे कोई लड़का आपको छेड़ेगा तो क्या आपको किसी को बुलाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना। यानी राष्ट्र मजबूत कब होगा? राष्ट्र मजबूत कब होगा? जब राष्ट्र के नागरिक मजबूत होंगे। एक बाबूजी, ये झारखंड की बात बता रहा हूं, आज से लगभग 20 साल पहले की, उनके घर में एक सांप घुस गया, है ना, सांप घुस गया उनके घर में। और बेचारे जब सांप घुसा तो आप सांप घुसा तो देखो क्या कर रहे हैं, सांप को निकालना है या सांप को मारना है, लेकिन नहीं, वो खिड़की खोलते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं बाहर की तरफ, मर्द बुलाओ, मर्द बुलाओ, मर्द बुलाओ, क्योंकि सांप घुसा है घर में। लोगों ने, पड़ोसियों ने पूछा कि तुम कौन से नस्ल के मर्द हो जो दूसरे मर्दों को बुला रहे हो सांप से बचने के लिए और सांप की सुरक्षा के लिए? तो ये स्थिति हम सभी के साथ आ सकती है अगर हम भी शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे भाइयों, इस राष्ट्र को आगे अगर सुरक्षित रखना है, चलाना है, तो आप जैसे युवाओं की जरूरत है। लेकिन युवा कैसे होने चाहिए? मैगी जैसे, चाउमीन जैसे, नूडल्स जैसे मजबूत युवा चाहिए। हमारी बहनें भी अगर हैं तो मजबूत चाहिए। 3 देवियों की पूजा होती है भारत में, पता है ना? 3 देवियों की पूजा होती है। कौन सी देवी? सबसे पहले मां सरस्वती की पूजा होती है। मां सरस्वती की पूजा हम कैसे करते हैं? आप कैसे करते हो? मां सरस्वती का मतलब बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी, यानी मस्तिष्क का विकास। मस्तिष्क का विकास आप में से कितने बच्चे कर रहे हैं? हाथ उठाइए। ये देखो, हाथ ही नहीं उठ रहे, हाथ नहीं उठ रहे। ये विद्या का मंदिर है। इस विद्या के मंदिर में मस्तिष्क का विकास नहीं करने आते हो तो क्या करने आते हो? इसी का तो विकास करने आते हो ना। मां सरस्वती की पूजा का अर्थ है मस्तिष्क के विकास की कोशिश, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश, शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश। अगर बेहतर शिक्षा प्राप्त करोगे, ज्ञान की प्राप्ति करोगे, तो चलते फिरते उठते बैठते मां सरस्वती की आप पूजा करोगे। दूसरी देवी मां दुर्गा की पूजा करते हैं ना। मां दुर्गा की पूजा करने के लिए क्या करना पड़ता है? फूल, दिया, अगरबत्ती, बाती, आरती, यही करनी पड़ती है ना। और सबसे असली पूजा मां दुर्गा की कौन सी होती है?
जब आप अपने शरीर को मजबूत करते हो, शेर जैसी सवारी करते हो, और शरीर को इतना मजबूत करते हो कि शेर पे सवारी कर सकते हो। शेर पे कोई बैठेगा क्या? कौन बैठेगा शेर पे? कभी बैठे हो? कुत्ते पे बैठ के कभी देख लेना, काट खाएगा वो। हाँ, कभी गधे पे बैठ के देख लेना, कभी बकरी पे बैठ के देख लेना, वो बैठने नहीं देगी। यानी माता रानी कितनी शक्तिशाली होगी कि वो शेर पे सवारी कर रही है। वो कोई आम इंसान शेर पे सवारी नहीं कर सकता है। जो शेर से भी ज्यादा मजबूत होगा वो शेर पे सवारी करता है। यानी शेर से भी ज्यादा मजबूत अपने शरीर को बनाना पड़ेगा। यानी मां दुर्गा की पूजा जब आप करते हो तो मां दुर्गा की पूजा का अर्थ ही होता है शरीर से शक्तिशाली अपने आप को बनाओ। आप में से कितने बच्चे हैं जो अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं? एक बार हाथ उठाइए। शरीर को शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, सारे बच्चों के हाथ नहीं उठे। मैं वही तो देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं। अब जिनके हाथ नहीं उठे मैं समझ लूंगा ये मैगी वाले बच्चे हैं, ये नूडल्स वाले बच्चे हैं जो अपने शरीर को मजबूत नहीं बनाना चाहते, जिनको गोलगप्पे बहुत पसंद है और आइसक्रीम बहुत पसंद है, चाट पकौड़े बहुत पसंद है, लेकिन शरीर को मजबूत बनाना पसंद नहीं है। तो देखो, आप अगर अपने शरीर को मजबूत नहीं बना रहे हो तो आपके घर में दुर्गा माँ की कितनी भी फोटो हो जाए, आपके समाज में चाहे दुर्गा माँ की कितनी भी पूजा हो जाए, लेकिन जिस समय समाज के राक्षस जब सामने आएंगे, आपके ऊपर हमला करेंगे, आपके समाज के ऊपर हमला करेंगे, उस समय देवी के रूप में आप शक्तिशाली बनकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाओगे और इस समाज के अन्यायी, अत्याचारी, पापियों से आप अपने समाज, अपने परिवार, अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए शरीर मजबूत बनाना है। इजराइल की लड़कियां दुर्गा पूजा नहीं करती होंगी अपने देश में, लेकिन शरीर को मजबूत बनाकर वो प्रतिदिन दुर्गा माता की भक्ति जरूर करती होगी, ताकि वो मजबूत होगी तो उसका राष्ट्र भी मजबूत होगा। आप लोग भी एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो? कितने लोग दौड़ते हो? देखो, वो बगल वाली बहन बोल रही है, ए तू तो दौड़ती नहीं है, तू क्यों हाथ उठा रही है ना? तो 3 देवियों में से 2 देवियों की पूजा, उपासना और 2 देवियों जैसे बनने की कोशिश में आज से कितने लोग, कितने बहन, कितने भाई व्रत लेते हैं कि आज से हम मां सरस्वती को प्रसन्न करेंगे और मां दुर्गा को प्रसन्न करेंगे। आज से कोशिश करेंगे भाई लोग। भाइयों के तो दोनों हाथ उठने चाहिए। आप तो ज्यादा शक्तिशाली हो। बहुत बढ़िया, जोर से तालियां बजा दो अपने लिए, शाबाश। अब तीसरी देवी कौन सी है? मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी कहां रहती है? पैसा में। यानी जिसके पास पैसा नहीं उसके पास मां लक्ष्मी नहीं रहेगी। बेटा, मां लक्ष्मी का अर्थ होता है सिर्फ धन की देवी नहीं, गुणों की देवी। जो गुणवान है, जो ज्ञानवान है, वही धनवान होगा। आप कोई दुकान खोल लो और अपने आने वाले ग्राहकों से कुत्ते की तरह बात करो, जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, वैसे बात करो। आपके दुकान में ग्राहक आएंगे। एक पान वाले भैया मुझे मिले थे, छोटी सी झोपड़ी जिसको हम गुमटी बोलते हैं ना, छोटी सी गुमटी। वो पान चलाते थे, पान की दुकान चलाते थे, सिर्फ पानी बनाते थे। इसके अलावा इतने पैसे नहीं थे कि और कुछ बेच सके। पता है, कुछ ही सालों में वो बहुत अमीर बन गए, सिर्फ एक पान की दुकान से। कैसे? क्या रहस्य था? उनका व्यवहार बड़ा अच्छा था, लेकिन उनके व्यवहार को बेहतर करने के लिए, बेहतर प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक काम किया था। वो बाबूजी तो खुद अच्छा पान बनाते थे, लेकिन एक छोटा बच्चा उनके पास रहता था, उन्हीं का बेटा, जिसकी उम्र लगभग 10-12 साल की थी। उस बच्चे की कोई भी ग्राहक जब आता था तो बाबूजी प्यार से पहले पूछ लेते थे कि आपको कौन सा पान चाहिए, तो ग्राहक बता देता था ये वाला पान चाहिए। ये पान बनाने लगते थे, और जो वो छोटा बच्चा था ना 10-12 साल का, वो तुरंत से कुर्सी लगाता था, उनको पानी पिलाता था और कहता था चचा जी यहाँ बैठ जाइए। कोई और आएगा तो बड़े प्यार से भैया जी यहाँ बैठ जाइए, प्यार से बैठाता था।
ठीक है। और ये बाबूजी बनाते थे, और जब पान तैयार हो जाती थी, ग्राहक कहता था हमें दे दो, तो वो बाबूजी ऊपर जो काउंटर पे बैठे रहते थे, वो डायरेक्ट कभी भी किसी भी ग्राहक को पान अपने हाथ से नहीं देते थे। उस छोटे से बच्चे को बुलाते थे, छोटा बच्चा आता था, उसके हाथ में पान देते थे, प्लेट में ठीक से सजाकर, सुंदर से पान सजाकर देते थे। वो बच्चा जाता था और प्लेट आगे बढ़ाने से पहले उस बाबूजी का चरण स्पर्श करता था, प्रणाम करता था और कहता था बाबूजी मेरे भगवान ये पान ग्रहण करिए। अब जो ग्राहक उससे, उस बच्चे से एक बार जो पान ले लेता था, जिस ग्राहक को इतनी इज्जत मिल जाती थी उस दुकान पे, वो ग्राहक फिर दोबारा किसी दूसरे दुकान में नहीं जाता था। एक बार जो आ जाता था वो निरंतर निरंतर वहां के लिए परमानेंट ग्राहक बन जाता था। यही कारण था, मूल मंत्र था। पान तो साधारण ही था, सारे दुकानों के पान एक जैसे थे, लेकिन सम्मान उस पान के साथ जो मिलता था वो कहीं और नहीं मिलता था। उसी सम्मान, उसी व्यवहार, उसी गुण के कारण से वो कुछ ही सालों में बहुत अमीर बन गए। यही है मां लक्ष्मी को आकर्षित करने का मार्ग। आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास धन नहीं है कोई बात नहीं, आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी जुबान अच्छी है, आपकी बोली मधुर है, कौवे जैसी है, नहीं है? कितने लोगों की बोली कौवे जैसी है? एक भी हाथ उठा। कितने बच्चों की बोली कोयल जैसी है? गुरुजी देख रहे हैं कोयल वाले बच्चे, हाथ उठाओ बेटा, हाथ उठाओ। एक कोयल, यानी कल से आप लोग कर्कश बोली में बात नहीं। देखो सारे बच्चों के कोयल, इसका मतलब जिसका कोयल जैसा नहीं है वो कौवे जैसा है। जिसने हाथ नहीं उठाया, जिस बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, यानी कि आपके कौवे जैसे हैं? तो कोयल वाले एक बार हाथ उठा दो फिर से। कोयल वाले, इस बार कोयल की संख्या बढ़ गई है। हाँ, बहुत जोरदार तालियां अपने लिए। यही 3 गुण विकसित करना है। इन 3 गुणों को विकसित अगर आप करोगे तो चाहे आर्थिक गुलामी हो, चाहे शारीरिक गुलामी हो, चाहे मानसिक गुलामी हो, इन तीनों गुलामी से आप मुक्त हो जाओगे, आप आजादी वाली जिंदगी जियोगे। अगर ये 3 गुण आपके पास, यानी 3 गुण के लिए क्या करना? मस्तिष्क का विकास, शरीर का विकास और बुद्धि का विकास के साथ साथ गुणों का विकास करना। अगर ये तीनों कार्य करोगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा और सच्चे अर्थों में 75 वर्षों का अमृत महोत्सव आप अपने जीवन में सिर्फ मनाओगे नहीं, उसको जीने की कोशिश करोगे। आजादी का एक दिन का जश्न मनाना बहुत साधारण सी बात है, कोई भी मना सकता। इसमें करना क्या है? बस एक प्रभात फेरी निकाल देनी है, हाथ में झंडे ले लेने हैं, भारत माता की जय कर देना है, बस इतना ही तो करना है। लेकिन मैं जिस मानसिक, शारीरिक और आर्थिक गुलामी से मुक्ति की बात कर रहा हूं, उसके लिए एक दिन नहीं, 365 दिन लगातार आपको अपने ऊपर कार्य करना होगा, अपने ऊपर प्रयास करना होगा, तब आपकी सच्ची आजादी आपको प्राप्त होगी। लेकिन प्रयास अगर आप करोगे तो सफलता निश्चित मिलेगी, चाहे 1% ही प्रयास करो। आपको पता है रॉकेट जो छोड़े जाते हैं ना अंतरिक्ष में, वो बिल्कुल अपने खास एंगल पे रखे जाते हैं। अगर गलती से रॉकेट का एंगल सिर्फ 1 डिग्री बदल जाए, 1 डिग्री, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 डिग्री अगर बदल जाए रॉकेट का, तो वो रॉकेट जहां पहुंचना था उससे कई हजार किलोमीटर दूर जाकर पहुंचेगा। सिर्फ 1 डिग्री बदलने मात्र से 1 डिग्री बदल जाएगा। 1 डिग्री। कभी रॉकेट उड़ाए हो? रॉकेट, ये वाला रॉकेट जो दीपावली में आप लोग छोड़ते हो ना, हमारे भाई छोड़ते हैं लोग। हाँ, छोड़ते हो? कितने लोग रॉकेट छोड़ते हो? कितने भाई लोग? अच्छा, बहनें भी छोड़ती है रॉकेट। अच्छा, जरा भाई लोग हाथ उठा दो, कितने लोग जिन्होंने रॉकेट छोड़ा इस दीपावली में या पिछले दीपावली में, जो किसी के घर में घुस गया? किसी के घर में भी घुसा? नहीं, एक भाई को। अच्छा, आपके घर में घुसा।
एक भाई को रॉकेट जलाने की बड़ी मतलब वो कहते हैं ना अंदर से बड़ी दीवानगी थी कि रॉकेट चलाऊंगा रॉकेट चलाऊंगा। रॉकेट जलाने की जल्दबाजी में अपने छोटे भाई से रॉकेट छीनता है और जलाता है। रॉकेट जलाता है, बिना डायरेक्शन देखे हुए रॉकेट जला देता है। उसको रॉकेट को ऊपर छोड़ना था ताकि वो रॉकेट आकाश में जाता। रॉकेट आकाश में नहीं जाता, बगल से जाता, एक बाबूजी की धोती में घुस जाता है। यानी डायरेक्शन गलत अगर हो जाए तो कब कहां चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए आप अपने डायरेक्शन को ठीक रखो और प्रयास करते रहो। एक बार की बात है, जंगल में आग लग गई थी। जंगल में आग लगी थी, सारे जानवर भाग रहे थे। सारे जानवर भाग रहे थे। हाथी भाग रहा था, शेर भाग रहा था, लोमड़ी भाग रही थी, गेंडे भाग रहे थे। सारे जानवर जंगल को छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे। लेकिन उसी जंगल में एक चिड़िया, एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई थी ऊपर की डाली पे, पेड़ पे। नीचे आग लगी है, ऊपर बैठी है। वो उड़ के जा रही थी, बगल के तालाब से पानी लाती थी अपने चोंच में और जंगल की आग पे पानी डालती थी। तो उल्लू बैठकर देख रहा था। उल्लू ने कहा कि अरे तू कितनी मूर्ख है, तेरे चोंच में पानी भर लेने मात्र से और 2-4 बूंद पानी डाल देने मात्र से क्या कभी जंगल की आग बुझ जाएगी? वो चिड़िया चुपचाप जाती थी, चोंच में पानी लाती थी, जंगल की आग पे डालती थी, चोंच में पानी लाती थी, जंगल की आग पे डालती थी। लेकिन उल्लू बार बार हंस रहा था कि तू मूर्ख है, तेरे चोंच में पानी लाने से और जंगल की आग में डालने से ये आग नहीं बुझने वाली है। तो चिड़िया लास्ट में अंत में कहती है, सुनो मेरे भाई, मुझे भी पता है कि मेरे चोंच में पानी लाने से और जंगल की आग में डालने से ये आग नहीं बुझेगी। लेकिन जिस समय इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा उसमें यह भी लिखा जाएगा कि एक दिन जंगल में आग लगी थी, सभी भाग रहे थे, सभी भाग रहे थे, जंगल को छोड़कर जा रहे थे। लेकिन उसी जंगल में एक चिड़िया भी थी जो प्रयास कर रही थी, जंगल की आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये कोशिश का प्रयास की इतिहास में लिखा जाएगा, वही प्रयास मैं कर रही हूं। लेकिन आने वाले समय में वही इतिहास फिर आगे भी लिखेगा कि उसी जंगल में एक उल्लू भी बैठा था जो प्रयास करने वाली चिड़िया पे हंस रहा था, मजाक बना रहा था, खुद कुछ नहीं कर रहा था लेकिन उस पे हंस रहा था। इस समाज में जब आप कुछ प्रयास करोगे उस छोटी सी चिड़िया की तरह, तो बहुत सारे उल्लू इस समाज में आपको मिलेंगे जो आप पे हंसेंगे। ये सच्चाई है। आप बच्चे पढ़ाई करने में मन लगाते हो, आप बेहतर संस्कार विकसित करने में मन लगाते हो, आप ही के समाज के कुछ उल्लू लोग ऐसे भी मिलेंगे, कहेंगे अरे बहुत लोग के देख ले बानी सन पढ़त, हाई पढ़ ले हो पढ़ ले, कुछ ना भइल, ये सबसे कुछ ना होला। बहुत लोग कहेंगे, बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आपको स्पेशली मेरे सारे बच्चों को मैं यही कहूंगा, सभी भाइयों को, चाहे जो भी हो जाए, इस समाज में 2 ही कैटेगरी के लोग हैं। या तो कोई चिड़िया बन सकता है प्रयास करने वाला, या हंसने और मजाक बनाने वाला कोई उल्लू बन सकता है। आप उल्लू बनना चाहते हो कि चिड़िया बनना चाहते हो? कितने लोग चिड़िया बनना चाहते हैं? अगर आप चिड़िया बनना चाहते हैं तो ये राष्ट्र आपके हाथों में सुरक्षित रहेगा, वरना उल्लू बनकर इस राष्ट्र को फिर से गुलाम बनाने की प्रयास में और कोशिश में हम सभी लग जाएंगे। हमारे प्रधानाचार्य जी आपको बेहतर संस्कार, हमारे शिक्षक, हमारी शिक्षिकाएं बेहतर संस्कार देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी सच्चाई मैं आपके स्कूल के बारे में बता दूं, मैं बहुत सारे स्कूलों में मैं जाते रहता हूं, बहुत सारे विद्यालय महाविद्यालयों में, लेकिन आप जैसे स्कूल के बच्चे, लड़के और लड़कियां मैंने बहुत कम स्कूलों में देखा है, इतने सभ्य और शांति से रहने वाले। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप सामने बैठे हो, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आंख बंद करके कोई व्यक्ति यहां पे आंख बंद करके खड़ा हो जाए तो उसे लगेगा यहां बच्चे तो बैठे नहीं हैं, लेकिन आंख खोलेगा तो लगेगा यहां तो बच्चों के सर ही सर दिखाई दे रहे हैं और सब के सब बोलने वाले हैं। यहां चुप कोई भी नहीं है, यानी सबकी जुबान है और सब बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी ये आपकी सभ्यता है, ये आपका डिसिप्लिन है, ये आपका मैनर है
जिसके कारण से इतनी भीड़ में रहने के बावजूद भी आप शांति बरकरार रखते हो। ये गुण है और यही है खास संस्कार। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा कहीं भी मिल सकती है। किसी भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में किताबें पढ़कर आप शिक्षित हो सकते हो, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सब जगह एक जैसे ही हैं, है ना। मैं जिन स्कूलों में जाता हूं वहां का भी सिलेबस लगभग वैसा ही है, इंटरमीडिएट वाला या मैट्रिक वाला या ग्रेजुएशन वाला, एक जैसा सिमिलर है। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है कि एक ही शिक्षा सभी स्कूलों में दी जा रही है, लेकिन कुछ स्कूल के बच्चे संस्कारवान हो जाते हैं और कुछ स्कूल के बच्चों के संस्कार बेहतर नहीं हो पाता है। अकेले सिर्फ शिक्षा पे आश्रित रहोगे तो जीवन में बहुत सफलता नहीं मिलेगी। संस्कार भी बहुत जरूरी है। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका व्यक्तित्व कैसे पहचाना जाता है? सिर्फ कपड़ों से नहीं, सिर्फ हेयर स्टाइल से नहीं। हाँ, आजकल बच्चे, हमारे नौजवान भाई लोग, मुझे लगता है आप लोग तो नहीं करते होंगे, आजकल बच्चे नौजवानों को मैं देखता हूं लंबे खड़े खड़े बाल कर लेते हैं। पता नहीं वो क्या क्या लगा लेते हैं। आप लोग जेल वल लगा के बाल खड़े कर लेते हैं, बाल खड़े कर लेते हैं और अपने पैंट को नीचे कर देते हैं, जो दो हड्डियों पे फंसी रहती है। यहाँ पे पीछे से देखने वाले लोगों को लगता है पता नहीं इसने निपट लिया है, अंदर ही कुछ कर लिया है, और वो उसकी पैंट लटकते हुए चलती है। कब उसकी इज्जत नीचे चली जाएगी सड़क के कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे बच्चे अपने आप को बहुत मॉडर्न कहते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आप में से किसी बच्चे को मैंने यहां नहीं देखा वो खड़े हुए बाल और लटकी हुई जींस। ये संस्कार है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, यही संस्कार होता है। और जो संस्कारवान बच्चे होते हैं वो जीवन में उनके साथ एक खास बात होती है, उनके जीवन में दक्षता चली आती है। एक बात याद रखना, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे लोग जिनकी मार्किंग बहुत अच्छी है, जो अपने स्कूल कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो अपने जीवन में भी गोल्ड मेडलिस्ट होंगे। ये लिख के रख लेना। बहुत मेटोरियस बच्चे, बहुत ज्यादा अंक लाने वाले बच्चे भी अपने जीवन में बहुत सफल हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि पढ़ाई करके कोई भी बच्चा बेहतर कर सकता है, लेकिन जिंदगी में जब इस स्कूल कॉलेज से बाहर निकलोगे तो जिंदगी में आपका व्यवहार, लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपका ज्ञान कैसा है, ज्ञान का इस्तेमाल कैसा है, वो अगर आप समझोगे, ठीक से व्यवहार करोगे, तभी आपके जीवन का कल्याण होगा। नहीं तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी। तो मैं आज के इस भारत की आजादी के दिवस पे, जब पूरा देश मेरी माटी और मेरा देश मना रहा है, क्या ये माटी सुरक्षित रहे तो देश सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल। लेकिन इस माटी में आपको पता है कि अब धीरे धीरे जहर मिलाया जा रहा है केमिकल के नाम पर। केमिकल खा रहे हो आप भी। जो केमिकल आपके शरीर में अनाज के माध्यम से जा रहा है, वो केमिकल आपको बीमार कर रहा है। और जिस देश के नागरिक बीमार होंगे वो देश मजबूत होगा? नहीं होगा। यानी माटी कैसी रहनी चाहिए? स्वस्थ और सुरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि माटी वो है जिससे हमारे जैसे नागरिकों की पैदावार फलती फूलती और विकास करती है। अगर माटी बीमार हो जाएगी तो नागरिक बीमार हो जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था बीमार हो जाएगी, कमजोर लोग होंगे और कमजोर पुलिस वाले होंगे, कमजोर आर्मी वाले होंगे, कमजोर नागरिक होंगे, तो देश क्या मजबूत हो जाएगा? इसलिए माटी का भी सुरक्षित होना जरूरी है। आप बच्चे, आपके गांव में आपके बाबूजी लोग, आपके गांव के किसान जो केमिकल मिलाते हैं खेतों में, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स डालते हैं, आप उनको समझाइए कि बाबूजी अनाज लेना जरूरी है, लेकिन जमीन का भी बचाए रखना ज्यादा जरूरी है। अगर ये जमीन नहीं बचेगी तो कल को अनाज कहां से आएगा? इस जमीन का बचना भी जरूरी है। पंजाब के लोगों ने इस मिट्टी से पैदावार लेने के लिए इतना केमिकल मिलाया,
इतना जहर मिलाया कि आज वहां की मिट्टी इतनी जहरीली हो गई है कि उस मिट्टी के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड पानी जमीन के नीचे, अगर कोई राही, कोई पथिक उस गांव से गुजर रहा है और उसको प्यास लग रही है तो उस गांव का पानी वो नहीं पिएगा, प्यासा चला जाएगा लेकिन गांव का पानी नहीं पिएगा, क्योंकि पता है लोगों को इसकी मिट्टी में इतना केमिकल है कि जो कोई भी पानी पीता है वो बीमार हो जाता है और ज्यादातर लोग कैंसर के मरीज हो जाते हैं। यानी मिट्टी को जब हम बीमार करेंगे तो हम खुद ही बीमार हो जाएंगे। एक मालिक बड़ा बदतमीजी से अपने नौकर को थप्पड़ मारता है। दुकान पे काम करने वाले नौकर को मालिक थप्पड़ मारता है। नौकर तो बेचारा नौकरी कर रहा है, रोते हुए अपने गाल सहलाते हुए चुपचाप काम करता है, लेकिन जब दुकान से बाहर निकलता है तो एक कुत्ता बैठा था दुकान के बाहर। नौकर बेचारा रो रहा था, दुखी था, क्रोध में था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। कुत्ते को सामने बैठे हुए देखकर वो एक लात मारता है। नौकर कुत्ते को एक लात मारता है। कुत्ता काए काए करते हुए भागता है, वहां से चला जाता है। नौकर तो चला जाता है। थोड़ी देर के बाद दुकान बंद करके मालिक जब बाहर निकलता है दुकान से बाहर, तो कुत्ते को लगता है कि इसी ने मुझे लात मारा। कुत्ता आकर मालिक को काट लेता है। यानी पहले क्या हुआ, मालिक ने नौकर को थप्पड़ मारा, नौकर ने कुत्ते को लात मारी, और बाद में जब मालिक निकला तो कुत्ते ने मालिक को काटा। यानी मालिक का थप्पड़ कुत्ते के काटने के रूप में वापस आ गया। यानी जो कर्म आप कर रहे हो वही लौट कर आपके पास आएगा। थोड़ी कम पैदावार मिलेगी चलेगा, लेकिन हम जो खाद डालेंगे वो या तो गोबर का खाद होगा या सड़े गले पत्तों का खाद होगा, लेकिन हम केमिकल नहीं डालेंगे। तभी जाकर ये देश, इस देश की माटी सुरक्षित रहेगी। और जब माटी सुरक्षित रहेगी तो नागरिक सुरक्षित रहेंगे, और नागरिक सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। 75 वर्ष हुए हैं मात्र, लेकिन 75 वर्ष में हमारी हालत हो गई है कि भारत की मिट्टी बहुत स्तर तक बीमार हो गई है। इसलिए सरकार ने खास तौर से सोचा कि इस राष्ट्र की मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए हमें जरूरी है कि सबसे पहले मिट्टी पे ध्यान दें और हमारे आने वाले पीढ़ियों के बच्चों के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, उनके मस्तिष्क पे ध्यान दें, उनके शरीर पे ध्यान दें, उनकी बौद्धिक क्षमता पे ध्यान दें। प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे